90% सीटों पर तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, 57 सीटों पर वोटिंग बाकी है। आखिरी दौर में 7वें फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और जिन सीटों पर वोटिंग होगी, पिछली बार का स्कोर कार्ड ये है कि एनडीए की आई थी 30 सीटें, वहां पर लगभग 8 सीटें आई थी यूपीए की और 13 गई थी अन्य को। अब देखिए इस बार पूर्वांचल पर बीजेपी का जोर है क्योंकि 13 में से 11 सीटें पिछली बार यहां पर जीती थी, लेकिन इस बार क्या होगा इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत यहां पर तमाम छात्रों का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टेज में भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश मिश्र जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सोफोलॉजिस्ट है, को डायरेक्टर है लोक नीति सीएसडीएस के। कुछ ही देर में राजेश गुप्ता जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी चर्चा खास तौर पर इसलिए है क्योंकि अभी अभी खबर आई है, वो खबर आपको बता दें, विभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। स्वाति मालीवाल केस में जमानत याचिका उनकी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये अरविंद केजरीवाल के पीए हैं और इन पर यह आरोप है कि स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मिलने गई, वहां पर स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, गलत सलूक किया गया। आज दोनों ही तरफ से दलीलें दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जमानत नहीं मिलेगी विभव कुमार को। जो दलीलें दी गई उसमें स्वाति मालीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से यह कहा गया कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और इसी के साथ स्वाति मालीवाल आज भावुक भी हो गई थी, रो भी पड़ी थी कोर्ट में। जो दलीलें दी जा रही थी विभव कुमार के वकील की तरफ से, इन सब के बीच इस खबर पर तो हमारी नजर रहेगी ही। लेकिन वापस आते हैं 57 सीटों पर, क्योंकि अब आखिरी दौर की वोटिंग है और ये जो 45-48 डिग्री के बीच यहाँ पर छात्र बैठे हैं, उनके लिए खास ताली, क्योंकि सीधे सूरज का मुकाबला ये कर रहे हैं। तमाम जो मेहमान स्टेज पे हैं, आपके तो पीछे है सूरज, लेकिन हम लोग एक बार फिर सूरज का सामना करते हुए आपसे प्रश्न दागने वाले हैं। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिन राज्यों में इस फेज के चुनाव में बीजेपी पिछली बार स्ट्रांग थी, उसमें हिमाचल है, 4 की 4 सीटें आई थी, 13 सीटें यूपी की जहां पर 11 सीटें आई थी। लेकिन अगर आप ओडिशा जाइए, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पंजाब जहां पर 13 सीटों पर है, वहां पर 2 सीटें आई थी सिर्फ अकाली की, क्योंकि पिछली बार वो एनडीए में थे। 11 सीटें वहां पर आई थी विपक्ष की। इसी के साथ ओडिशा जहां पर 6 सीटों पर मुकाबला है, वहां पर 4 सीटें विपक्ष की, सिर्फ 2 इनकी झोली में। ये 57 सीटें बहुत दिलचस्प होने वाली है। पूर्वांचल पर जो जोर आजमाइश है उन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आखिरी दौर में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मुकाबला है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार में और तेजी ला दी है। इस दौर में बिहार की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी। हालांकि पिछली बार इन 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को स्कोप नजर आ रहा है। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। आखिरी दौर में यूपी की 13 सीटों पर दोनों ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जीत के अपने अपने दावे हैं। हमने कहा मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। 2014 मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, 2017 मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, 2019 सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हारे,
2022 400 जीतने की बातें कर रहे थे, उसके बाद ही करारी पराजय का सामना किए और 2024 इतिहास की सबसे बड़ी पराजय के द्वार पर खड़े हैं। आखिरी दौर में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है, बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन। 2019 में बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई थी। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी, जबकि यूपी की 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल की 9 की 9 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। वहीं पंजाब की 11 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास है। ओडिशा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। 486 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, यानी करीब 90% चुनाव खत्म हो चुका है। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 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 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, सबमरीन घोटाला, ऐसे अनेकों रक्षा सौदों के घोटाले देखे कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस ने तो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी, लड़ाकू विमान नहीं दिए, 10-10 साल तक कोई निर्णय नहीं किया। अरे कांग्रेस क्या कहेगी जिसने कभी 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं दिया। आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने में 3 दिन बाकी है। 1 जून को वोटिंग होगी, उससे पहले सियासी घमासान जबरदस्त है। आज तक ब्यूरो। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। 13 सीटों पर यहां वोटिंग हो रही है। बिहार में भी 8 की 8 पिछली बार एनडीए की झोली में गई थी। यूपी में इस बार की वोटिंग वाली सीट्स दिलचस्प क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में भी वोटिंग होनी है और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में भी वोटिंग होनी है। इसी के साथ साथ मिर्जापुर भी, जहां से अनुप्रिया पटेल, बीजेपी के यहां 3 पार्टियों के साथ गठबंधन है, जिनको मोटे तौर पर माना जाता है कि जाति आधारित वो पार्टियां हैं। अपना दल अनुप्रिया पटेल का हो, या फिर ओपी राजभर की पार्टी हो, या फिर संजय निषाद की निषाद पार्टी हो। लेकिन इन सब के साथ क्या 13 में 11 वाले स्कोर को बरकरार रख पाएंगे? सांसद जी, पहला प्रश्न आप ही से है। क्या 13 में से 11 आई थी? और ये एक बड़ा रीजन था कि आपका चंक जो है उत्तर प्रदेश में, आप 72 से तो फिसले, लेकिन 60-62 पर जाकर टिक गए। इस बार जीतेंगे वहां पर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। पिछली बार हालांकि 2 सीटें आई थी, वो बीएसपी की आई थी। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बोलने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। छठे चरण से 7वें चरण आते आते माहौल कैसा बदला। छठे चरण में दिल्ली और हरियाणा का चुनाव था, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से गलबैयां कर रहे थे। अब 7वें चरण में पंजाब में जूतम पैजार करेंगे। इतना बड़ा बदलाव आपको एक चरण से दूसरे चरण में आके देखने को मिलता। अब आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की छवि पहले क्या बनी हुई थी, याद करिए। 2014 से पहले, अभी आपने मिर्जापुर का नाम लिया, तो क्राइम की सीरीज बनती थी, नाम होता था मिर्जापुर। फिर एक क्राइम पे मूवी बनती थी, नाम होता था लखनऊ सेंट्रल। फिर क्राइम पे एक मूवी बनती थी, उसका नाम होता था जिला गाजियाबाद। ये थी उत्तर प्रदेश की छवि। याद करिए, पुरानी फिल्म कंपनी में दिखाया जाता कॉन्ट्रैक्ट किलर, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक बस पे चढ़ रहा है, उस पे लिखा हुआ आजमगढ़ 500 किलोमीटर। और ये ऐसा ही नहीं था। जयपुर में धमाके होते थे तो कनेक्शन पूर्वांचल से निकलता था। मुंबई में धमाके होते थे तो कनेक्शन पूर्वांचल से निकलता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील, ये थे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहचान। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह पहचान है कि आप देखिए कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना, देखिए वाराणसी में उभरता हुआ नया वाराणसी का स्वरूप, आजमगढ़ में नई यूनिवर्सिटी, और अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट खुल गए। अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कुशीनगर, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गए।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए। और जो मोदी जी ने कहा हमारी सरकार आने से पहले पूर्वांचल में भला आदमी घबराता रहता था, अब माफिया घबराता है। जब मैं दिल्ली में उस जमाने में कहता था तो लोग कहते थे यूपी नहीं जाना, बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी नहीं जाना। अब माफिया दूसरे राज्यों के कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि मुझे पंजाब की जेल में रहना है। मुख्तार अंसारी ने कहा था मुझे यूपी नहीं जाना। अब इतना बड़ा बदलाव किसी को ना दिखाई पड़ रहा हो तो मुझे लगता है उसे अपनी आंखें या चश्मा बदल। मैं अजय जी से पूछूंगी, लेकिन मजबूत गढ़ यूपी पर तो आपने चर्चा कर ली, जरा पंजाब पर आइए, वहां पर क्या फसाना है आपका? पंजाब में तो हमने बताया हम तो अपनी जगह खड़े हुए हैं। उनको छोड़िए ना, वो लड़ रहे हैं फिर भी मजबूत है आपसे। अच्छा ये बताइए, दोनों मजे की बात है। हाँ। दोनों मजबूत होकर लड़ किससे रहे? हमसे। पूछिए, आम आदमी पार्टी कहती है लड़ाई बीजेपी से, कांग्रेस कहती है लड़ाई हमसे है। और 100 बातों की बात मैं कहूं, कांग्रेस के एक नेता जो बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन है, रणवीर सिंह बिट्टू, वो अगर दुखी होकर कांग्रेस छोड़ के बाहर आए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अतिवादी आतंकवादी इन तत्वों का साथ दे रहे थे। और आज ही रिपोर्ट है सीएमआई की, जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है 85% इन्वेस्ट कम हो गया। 19,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, और अब हो गया 3,500 कुछ करोड़, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गई और लोगों का विश्वास उठ गया पंजाब में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगल बगल है, तो अजय उपाध्याय जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, तो ये सवाल तो बार बार पूछा ही जाएगा। और आपके बिट्टू साहब चले गए उधर, प्रदेश अध्यक्ष थे आपके, वो भी चले गए, बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। चलिए आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चुनाव की जो फेज वाइज क्या क्या कहानी बनी है। मंगलसूत्र से अब मुजरा पर आ गए प्रधानमंत्री जी, और अहंकारी भाजपा भक्तों ने जो है भगवान बना दिया मोदी जी को, जगन्नाथ भगवान के उसमें। आज उड़ीसा में भी चुनाव इस फेज में कुछ होना है शायद। तो आप देखिए कैसे कैसे अलग अलग फेज वाइज जब जैसे जैसे परिस्थिति बनी है उस हिसाब से कैसे इन लोगों का भाषा की मर्यादा, अहंकार की मर्यादा, हार का बौखलाहट सरेआम दिख रहा है। बात पूर्वांचल की इन्होंने की है, पूर्वांचल में क्या हुआ सबने देखा है कि कैसे क्वेटो बनाने वाले थे और गांधी जी का जो आश्रम था उस आश्रम को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। उसी बनारस में जिस तरह से हालात हुए, उनके आश्रम को सिर्फ नहीं तोड़ा, वहां के जो कस्तकारी करने वाले लोग थे, हस्तकरघा उद्योग के लोग थे, भदोही वाले लोग, इन सबको धीरे धीरे इन्होंने जो है वहां से खत्म कर दिया है। बात आती है पंजाब की भी, पंजाब में जरूर हम चुनाव साथ लड़ रहे हैं, यहाँ दिल्ली में, और वहां हम साथ अलग से लड़ेंगे। हाँ। पर वो चुनाव जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ेंगे, प्रतिष्ठा परंपरा लोकतंत्र की कायम रख के लड़ेंगे। हम मर्यादा को तार नहीं होने देंगे। जिस तरह से एक प्रश्न, पंजाब में स्वाति मालीवाल के पक्ष में बोलेंगे या विभव कुमार के पक्ष? देखिए, हमने स्पष्ट कहा पहले दिन जब ये बात आई थी, आम आदमी पार्टी से आग्रह किया और साथ में हमने कानूनी प्रक्रिया की बात कही हमारे नेताओं ने कि जो उचित कानूनी प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाए और उसी के साथ होंगे। 10 सेकेंड। दूसरी बात, पूर्वांचल की जब बात भाई साहब कर रहे थे तो इनको जरूर याद रखना चाहिए कि बृजभूषण जनता पार्टी के लोग आजकल पूर्वांचल में बहुत हावी हैं। उन्हीं महिलाओं की बात जब याद करते हैं तो जरा उस पर भी बात होनी चाहिए थी कि क्यों उसको टिकट दिया गया। किसानों को सरेआम रौंदने वाला जो है टेनी, उनको कैसे वहां चुनाव आप लड़वा रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। और किसानों की जो परिस्थिति है वहां से लेकर पंजाब तक, पंजाब में जिस तरह गोलियां आपने चलवाई, जब ऐसी बात है तो आप आइए ना मैदान में। ये तो बहुत सारी बात करते हैं, कश्मीर में इन्होंने मैदान छोड़ दिया। हम कम से कम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ, मर्यादा के साथ लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करते हुए संविधान की रक्षा के लिए चुनाव हो, और यही होना चाहिए। विधायक जी माइक उठाइए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलिएगा ना, आप ही लोग जाइएगा तो। मैं अभी जा ही रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या बोलिएगा राहुल जी के खिलाफ वहां पे? दिल्ली में तो बोलिए अलग थी। देखिए, लड़ाई तो आपकी मुख्यतर कांग्रेस से ही है ना पंजाब में। देखिए, वहां पर कोई पंजाब से जो लड़ाई आज हो रही है, जब से पंजाब में हम जीते हैं, इन्होंने केंद्र का फंड वहां रोका, 9,000 करोड़ सेंटर की जो हमारे को फंड मिलते थे वो रोक लिए, और ये करते हैं दिल्ली में भी, ये लगातार इसी काम को करते आ रहे हैं। 350 करोड़ रुपए 2003 से जो भी सरकारें थी वो करती रही, इन्होंने उसको और बढ़ा दिया। जो थोड़ा बहुत दे रहे थे वो भी बंद कर दिया, जो 3.5 करोड़ दे रहे थे। आपने जो शुरुआत करी वो आपने कहा कि यूपी के अंदर इनका गठबंधन कुछ क्षेत्रीय पार्टी है जो जातिगत समझौते हैं इनके। वैसे तो ये बड़ा देश को एक करने की बात करते हैं, वैसे तो कहते हैं जातियों को एक हो जाना चाहिए। तो जो निषाद जी की पार्टी है जो कहते हैं कि भगवान राम की लड़ाई तो बंदरों की लड़ाई थी, उसके अंदर भगवान राम को क्या मिला?
ठीक है, किसको क्या फायदा हुआ, उनको साथ लिया हुआ इन्होंने किसको साथ में लिया, और राजभर जी को लिया हुआ है। राजभर जी ने भगवान राम के बारे में क्या क्या नहीं कहा, ये इनको पता है, ऐसे लोगों को साथ लेके चलते हैं। बिहार में मांझी जी को साथ लेके चलते हैं, जातीय समीकरण है ना, तो जातियों के समझौते तो ये करते हैं सारे के सारे। 5 इन्होंने बता दिए कि एयरपोर्ट वहां बन रहे, बने नहीं बने, कौन गया वो तो बाद में देख लेंगे। ये यमुना एक्सप्रेस वे बना था, ये लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था, वो भी इन्होंने बनाया था क्या? अरे जो सरकार आएगी कुछ तो करेगी। अब उसके अंदर भी उतना शोर मचा देना, दुनिया भर का इन्होंने वहां करप्शन करा, बेईमानी करते हैं, किसी बात का जवाब नहीं देते। हरियाणा की जवाब नहीं देते, हरियाणा में इनकी क्या हालात है। पंजाब में कहते हैं कि हम मिलकर लड़ रहे हैं। एक बात बताओ, क्या हम कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन करें वहां पर? मतलब पहले नंबर की पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी, यानी कि भारत की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम इकट्ठी होगी कीनिया की टीम के खिलाफ। कौन पूछ रहा है इनको वहां पर? पंजाब में इनका नाम निशान है नहीं वहां पर। इसका एक जवाब बनता है। इनके खिलाफ लड़ेगी। वो कह रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसे जुड़ेगी? पंजाब में तो हमारे फिर भी सांसद है, केरल में क्या हमारे 0 सांसद हैं, तब कम्युनिस्ट और ये एक साथ हैं। इसीलिए पूरे भारत की राजनीति में उत्तर से दक्षिण तक सबकी लड़ाई सिर्फ हमसे है। और देखिए कितनी मजेदार बात इन्होंने बोली। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री का ये 2 वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। भगवंत मान का एक बड़ा फेमस वीडियो है कि दिल्ली से पंजाब तक कोई भी मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। दूसरा वीडियो उनका देखिए, उनसे पूछा गया कांग्रेस करप्ट नहीं है क्या? कहने लगे ये मैं कैसे कह सकता हूं। तो आप सोच लीजिए कि ये क्या स्थिति है जो इन्होंने कहा, कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। और एक बात इन्होंने बड़ी विचित्र बोली, कहने लगे 5 वो एयरपोर्ट बने हैं कि नहीं बने। अरे अभी फ्लाइट बुक करके देख लो मेरे भाई, क्या अयोध्या की फ्लाइट नहीं है, क्या गोरखपुर की फ्लाइट नहीं है, वाराणसी की फ्लाइट नहीं है, वो तो कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आपके बगल वाले का भी बहुत वीडियो था, वो सब वीडियो याद है कि नहीं? मैं कहने वाला हूं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। 8 सीटें आई थी पिछली बार, और इस बार सभी मान रहे हैं कि बिहार में बुरी तरह से फिसल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 8 की 8 जो ये सीटें 7वीं फेज में है, ये 8 सीट हमारे पास ही रहेगा। बिहार का अगर आप नॉर्मल सा एक समीकरण देखें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जब भी नीतीश कुमार साथ रहे हैं तो 2009 से लेके अब तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पिछली बार 39 सीटें जीते, इस बार किशनगंज हम जीतेंगे तो 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवैसी जी के उतरने से नहीं, ओवैसी जी के लिए ऐसी सीटों पर उतरे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। हमारे प्रत्याशी जो है वहां पर वो जमीन से जुड़े एक नेता हैं और उनका वोट समीकरण ऐसा है कि किशनगंज सीट इस बार हम जीतेंगे। संजय जी, मजबूत गढ़ जो है एनडीए के लिए, पिछली बार की 57 सीटों को अगर आप देखिए तो बिहार है सबसे ज्यादा, हिमाचल की भी 4 की 4 इनकी आई थी, 13 में से 11 यूपी में, इनका चंडीगढ़ की सीट आई थी और इनको झारखंड में 3 में से 2। लेकिन पंजाब जहां 13 सीटें हैं वहां पर बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल 9 सीटों पर जहां वोटिंग है, 0 सीटें आई थी पिछली बार बीजेपी की। क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए मिक्स्ड है। आपने उन सीटों का भी, उन राज्यों का भी जिक्र किया या सीटों का भी जिक्र किया जहां पर बीजेपी या उनके सहयोगियों का प्रदर्शन 2019 में बहुत अच्छा रहा था, और आप बंगाल की 8-9 सीटों का जिक्र कर रही हैं और पंजाब की 13 सीटों का, जिसमें बीजेपी में को पंजाब में 2 सीटें थी। तो मिक्स्ड है। सबसे मजबूत अगर आप 7 चरणों में देखेंगे तो जो छठा चरण जो शनिवार को हुआ वो सबसे मजबूत चरण था बीजेपी के लिए। मैंने 2 दिन पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था, उन सीटों पर 47% वोट था। ये मिक्स्ड है। बीजेपी के लिए चैलेंज होगी कि अपने 2 सीटों को पंजाब में बचा पाए। बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि बंगाल, 2 बीजेपी को, 2 अकाली को आई थी। हाँ, तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, कम से कम अपनी 2 सीटें बचाएं। बंगाल में अभी तक जो 6 चरण हुए हैं, मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बंगाल में कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है, बंगाल बहुत ही कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। अगर कुछ राज्यों का जिक्र पिछली बार 42 में से 18 आई थी, क्या बढ़ेगा स्कोर? 42, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा प्रदर्शन है, पिछली बार से अच्छा। तो पिछली बार से अच्छा मुझे लगता है बढ़ती हुई मुझे दिखती है कि बीजेपी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है बंगाल में। लेकिन हाँ, उसमें एक, जैसे कहते हैं जब हम आर्टिकल लिखते कहते हैं एक फुटनोट है, इस चरण में उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो अब 7वां चरण है, इसमें बीजेपी कमजोर है, एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। 18 सीटें उनकी पहले से छठे चरण के बीच में आई थी। तो ये चरण उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, और अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 19 के मुकाबले बीजेपी मुझे बंगाल में थोड़ा अच्छा करती हुई दिखाई पड़ती है। और बंगाल की आपने बात की, और वहीं की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 1 जून को ये बताया गया कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस बैठक में नहीं आएंगी, यानी वोटिंग खत्म होने के बाद भी जो बैठक है जिसमें एकजुटता दिखाने के लिए एक मंच का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें भी 1 जून को दिल्ली में
इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी नहीं आएंगी। ममता बनर्जी ने पहले से ही बाहर से समर्थन की बात की थी और अब वो इस बैठक में नहीं आ रही है। अजय उपाध्याय जी, क्या हो रहा है? देखिए, ममता जी को स्वतंत्रता है, हम लोग जबरदस्ती वाली बात तो नहीं करते। आपस में एक पारस्परिक सैद्धांतिक आधार पर हम लोगों ने प्रयास किया है इस गठबंधन को साथ लेकर चलने का, और बहुत सारे साथी जो ईमानदारी से भाजपा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी लोग साथ हैं। ममता जी भी अपनी जगह पे लड़ रही हैं। ममता जी एक सीनियर नेता है बंगाल की, और बंगाल में भी चुनाव है, अंतिम चरण का चुनाव होगा, हो सकता है उस कारण से उनको अपनी परिस्थिति हो। ये भी बात स्पष्ट है कि समर्थन उनका पूर्णतः इंडिया गठबंधन के साथ था, है और रहेगा समर्थन। खुश ना हो ये वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि याद करिए भाई, लखनऊ में एक बुआ जी थी, बुआ बबुआ गठबंधन हुआ था ना, तो लखनऊ वाली बुआ जी मायावती जी को पहले समझ में आ गया था कि इस गठबंधन के साथ कुछ नहीं है। अब कलकत्ते वाली बुआ जी को भी समझ में आ रहा है, बोलना तो अलग है मगर उन्हें हकीकत पता कुछ नहीं होने वाला, इसलिए 1 तारीख के बाद वो नहीं आने वाली। और ममता बनर्जी के तो खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उनका ऐसे वक्त पर नहीं आना, जबकि अभी तक हालांकि उन्होंने फिर से जमानत एक्सटेंड करने के लिए अर्जी लगाई है, लेकिन उनको 2 जून को जेल में वापस जाना है। ऐसे वक्त पर भी वो नहीं मिलने आ रही है, क्या कह रही है वो? ये पता नहीं उनके क्या पहले के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। वो एक सूबे की, बहुत बड़े सूबे की मुख्यमंत्री हैं, उनके कुछ और काम हो सकते हैं। रही अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने 1 हफ्ते की लगाई है क्योंकि उनके कीटॉन्स बहुत बड़े हुए हैं और डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है कि हो सकता है कि ये किडनी के डैमेज किया, कैंसर की वजह हो सकती है, तो पीटी सेट वगैरह उनको लिख के दिए हैं कि स्कैन्स वगैरह उनको कराने हैं, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि पहले जिन्होंने इनके नाम लिए यही ममता जी थी, आज इन्होंने दुनिया भर के व्हाट्सएप पे चलाया, पता नहीं क्या क्या लिखते रहे, हिंदू का, मुस्लिम का, बुआ का, क्या क्या ये बोले जा रहे हैं। इनके साथ में इन्होंने सरकार बनाई थी केंद्र के अंदर, इनको रेलवे मिनिस्टर बनाया था, तब वो बुरी नहीं थी। यही नीतीश कुमार जी ऐसे ही अभी इधर 18 महीने पूरे होने वाले, मैं कह रहा हूं बार बार कुछ नहीं पता होता। आपसे मेरे से बात करते करते नीतीश कुमार जी इस तरफ आ जाए, टाइम का पता नहीं है, इनको पता भी नहीं लगेगा। यह होता है इनकी पार्टी में। ऐसे ही मायावती जी की बात करी, मायावती जी के साथ में भी यूपी में सरकार बनाई, नेता की वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। देखिए, कभी-कभी मेरा मन दुखी हो जाता है आपके लिए। अंजना जी, महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बनाई, मायावती जी के साथ में सरकार बनाई, ममता बनर्जी के साथ में सरकार बनाई, जिनको ही आतंकवादी बोलने लगते हैं बाद में, सबके साथ में उन्होंने। मिश्रा जी, मैं इतना दुखी होती हूँ आपके लिए। बच्चों की कसम खाकर जो कहते थे ना कांग्रेस में जाएंगे ना भाजपा में, वो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। पंजाब में कांग्रेस को कह रहे हैं आई हेट यू, दिल्ली में कहते हैं आई लव यू। 7वें चरण का मतदान राहुल गांधी के भाषण के नैतिकता के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। देश में जब उनको जनता करेगी ना सफाचट, तब करते रहना खटाखट खटाखट खटाखट। तो इस तरह का हास्यास्पद पत्रकारों को चमची बता रहे हैं। आप समझिए एक बात, ममता जी के साथ आपने भी सरकार बनाई थी, वो कलकत्ते वाली बुआ हो गई। पूरा कर लीजिए। ये लाफ्टर जो थोड़ी चल रहा है, विधायक जी, यही राजनीति कर रहे हैं। विधायक जी थोड़ा शांत हो जाइए, तीर मैंने निशाने पे मारा है, आप तिलमिला रहे हैं। आपकी तिलमिलाहट जनता को समझ में आ रही है। क्या करोगे? अरे तिलमिलाहट आपकी जनता को समझ में आ रही है। बताओ। अरे विधायक जी शांत हो जाओ। तालियां बजाते हैं, हुटिंग कर रहे हैं, क्या अरे जनता थोड़ा, अरे विधायक जी थोड़ा शांत हो जाइए। अरे थोड़ा शांत हो जाइए। अरे विभव कुमार अभी जमानत नहीं मिली, तिलमिलाहट मत करिए। देखिए, आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता। कॉमेडी शो, सीरियस बात करो। अरे राजेश जी थोड़ा शांत हो जाइए, गुप्ता जी। अरे थोड़ा शांत हो जाइए। सीरियसली बताइए युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हो? सीरियसली बता रहा हूँ, जो तुम लेके युवाओं और गरीबों के लिए बता रहा हूँ। रुकिए, जवाब सुनिए। अरे सुन तो लीजिए। इस देश में डालो कीजिए कॉमेडी के पंजे। शांत हो जाइए। सीरियस बात बताओ बच्चों के लिए क्या करें? बीच में मत बोले प्लीज। मैं कह रहा हूं कोई तो सीरियस बात करेंगे। सीरियस बात बता रहे हैं आपको। पूरा कर लीजिए, मैं जवाब आप दिल्ली में नारा लगाते हैं ना, महिलाओं को पैसा दिया, मोदी जी ने कहा परमात्मा ने मुझे भेजा है। वास्तव में जिस देश में शौचालय का इंतजाम नहीं हो, 56 साल बाद देश के एक प्रधानमंत्री को गांव गांव गरीब महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम करना पड़े और उन्होंने किया, तो ये परमात्मा का ही काम था कि उन महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा। 4 करोड़ गरीबों को अगर घर दिया तो ये ईश्वरी काम था कि गरीबों के बारे में सोचा। कांग्रेस पार्टी ने आधी रोटी खिलाकर इस देश में गरीबों को गरीब रहने दिया। आज कह रहे खटाखट। अगर हम कह रहे कि आपका हो जाएगा सफाचट, तो आपको दिक्कत हो रहा है। आप इस बात को नहीं, क्या आपने कभी किसानों को पैसा दिया? नरेंद्र मोदी सरकार बिहार में सरकार बीच में बोलने की प्रथा बड़ी खराब है। चला रहे हैं। अरे विधायक जी आपका विधानसभा नहीं है, और मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। विधायक जी आपका विधानसभा नहीं है, थोड़ा शांत हो जाइए। 4 शौचालय बने हुए एलजी साहब ने तोड़ दिए। महाराज शांत हो जाइए। दिखा लो लोगों को, झूठ बोल रहे हैं। आपने भी ममता जी के साथ सरकार बनाई थी, ममता जी के साथ, अब वो कलकत्ते वाली बुआ हो गई। बता रहा हूँ, जब हमारे साथ वो थी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ।
याद करिए, उन्होंने उस समय स्पीकर की चेयर पे फाइल फेंक दी थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आप डिस्कशन क्यों नहीं करा रहे हैं। अब वो कहती मैं देखती हूं किसको बाहर भेज रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना, संगति का दोष ऐसा होता है, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। अब मैं राजेश जी को एक सीरियस बात बताना चाहता हूं। केजरीवाल जी का एक ट्वीट है 9 मई 2012, हमारे पास शरद पवार के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जो जल्दी सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं ये देखकर कि जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर कैसे बैठा है। मई 2012, 25 मई 2013 दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आज माननीय शरद पवार जी से मुलाकात करके उनका समर्थन मांगा। कितना बदल जाता है इंसान। वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है आप लोगों से, इसीलिए लड़ रहे हैं। ये तो 2013 तक गए हैं। ठीक है, पूरा कर ले, मैं आ रही हूँ। अजय जी यही मजेदार बात है कि ये तो कहते थे भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और लोकतंत्र बचाने की बात वो पार्टियां करती हैं। अभी राहुल गांधी की आपकी बाइट दिखाई जा रही थी ना, राजतंत्र। अरे इन सारी पार्टियों में राजतंत्र है, राजशाही है। ये सब लोकतंत्र का लवादा ओढ़े हुए राजे महाराजे हैं। उत्तर से शुरू करिए तो वहां मुफ्ती परिवार है, तो अब्दुल्ला परिवार है, तो हरियाणा में आइए तो हुड्डा परिवार है, तो वहां पे अकाली दल का परिवार है, तो यहां आइए तो इनका परिवार है, मुलायम सिंह जी का परिवार, लालू यादव जी का परिवार, दक्षिण तक चले जाइए डीएमके परिवार है, और सबसे ऊपर गांधी परिवार है। और जानते राजे महाराजे क्या होते हैं? आपको पता है कि इनके परिवार के पास कांग्रेस की सत्ता कब से है? मोतीलाल नेहरू 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1930 में उन्होंने अध्यक्षी जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। 100 साल से सत्ता जिसके पास है वो कहता लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे। इन सारी पार्टियों ने अपने संविधान में संशोधन कर रखा है कि ये ताजिंदगी अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसे कहते हैं जैसे शी जिनपिंग ने चाइना के संविधान में संशोधन कर लिया, सब शी जिनपिंग मॉडल का संविधान रखे हुए हैं और हम लोग भाषण देते हैं। अजय उपाध्याय, देखिए जय शाह के भैया जी, आप परिवारवाद पे बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जय शाह जी को तो आपको याद होना चाहिए। कौन है जय शाह? जरा बताइए, कितना क्रिकेट खेला है, कहाँ क्रिकेट खेला है देश में, मैंने तो कितने छक्के मरवाए आपने देखा है मारते हुए देश में। ये सब झूठ के बवाल मत कीजिए। सारे पार्टियों के जो प्रणेता हैं उनके बेटे को, उनके बेटियों को आपने अपने साथ रखा। चिराग पासवान जी किसके बेटे हैं, किस पार्टी के साथ हैं? ये जो 3 आज चुनाव होना है पूर्वांचल में, राजभर जी, निषाद जी वो कहाँ है? वो जो पटेल हैं जो वो कहा, अनुप्रिया जी किसकी बेटियां हैं? ये सब कहानी मत बनाइए। अब बात आती है, इन्होंने एक बड़ा झूठा तथ्य यहां पे स्थापित किया है कि मोतीलाल नेहरू जी ने ट्रांसफर किया। एक विद्वान व्यक्ति हैं, ये जानते हैं। संजय जी इसका क्लेरिफिकेशन देंगे, ये ईमानदार पत्रकार यदि है, वरिष्ठता के साथ मैं कह रहा हूं। क्या कोई ट्रांसफर कर सकता था स्वतंत्रता आंदोलन में? ये स्वतंत्रता आंदोलन के उन आंदोलनकारियों से इतना दुखी है कि इतिहास में झूठ परोस करके, और नेहरू जी से आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, हम सब नमन करते हैं जिसने इस देश को बनाया, संविधान को में अहम भूमिका निभाई और लोकतंत्र को खड़ा किया। आज उनके साथ भी इनको जो है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ इनको इतनी ज्यादा चिढ़ है, इतनी ज्यादा घृणा है, इतनी ज्यादा इनको तकलीफ होती है। अरे भाई, पंडित नेहरू के साथ उनके बड़ा दिल दिखाइए। जिस तरह राम मनोहर लोहिया विरोधी थे, फिर भी उनके साथ वो बात करते थे। आपके नेताओं को भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 14 लोगों में के मंत्रिमंडल में 3 विरोधियों को रखा था। आज क्या हो रहा है? जेल में डाल दूंगा, औकात में रहो, मुजरा करो। ये भाषा है प्रधानमंत्री जी की। छोटा सा जवाब एकदम, फिर मैं ऑडियंस का सवाल बोलता हूं, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, रावी के तट पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और ट्रांसफर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू बने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कोई अब चीखे, कांग्रेस कमेटियों ने बीच में चुनाव किया था, फिर गलत बोल रहे। पूरी बात चुनाव हुआ था, कितने जनता को तय करने दीजिए ना अजय जी। गांधी जी थे, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी बात तो सुनिए। मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, तो मैंने डेट के साथ कोट कर दिया 26 जनवरी 1930, और उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये 1930 से पहले पूर्ण स्वराज की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, और चुनाव हुआ था। नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने थे? ये उस वक्त क्या कर रहे थे? गलत बात है, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, शांत रहिए। और जब अप्रैल 1945 में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनने के लिए वोटिंग हुई, तो 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को, 1 वोट मिला कृपलानी को, और 0 वोट मिले नेहरू को, सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और उस पे जाके ये प्रधानमंत्री बने। आज आके भाषण देते हैं कि वो नेहरू को उन्होंने चुना था। और सुनिए 1 मिनट, मैं किताबें भी कोट कर रहा हूं। इस बात का उल्लेख मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में किया है। इस बात का उल्लेख कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी
दिन में किया है। इस बात का उल्लेख एक पत्रकार थे दुर्गादास, जिन्होंने अपनी इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में किया है। एक चीज का उल्लेख किया है, जब एक कोटा खोला गया। और सुनिए, एक लाइन और पूरी कर दूं। और नेहरू प्रधानमंत्री 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को वेवल ने शपथ दिलाई अंग्रेजों की सरकार में, यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग के नाम की शपथ लेकर बने थे। कोई जाके उनकी शपथ लेके देख ले। उसी मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। क्यों नहीं रिजाइन किया आपने? क्यों नहीं रिजाइन कराया? पहली बात, उसी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है मंत्री बने थे। पहली बात। दूसरी बात, ये झूठ बोल रहे, दूसरी बात इन्होंने जो झूठ बोली है, जो इनका प्रस्ताव की बात करते हैं, ये लगातार झूठ फैलाते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं था। वो वाली बात, एक तरफ तो कह रहे हैं चुनाव हुआ था, एक वोट से नेहरू जी को सपोर्ट मिला था, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको शपथ डायरेक्ट दिला दी गई। ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में हम लोग कमेटी का प्रस्ताव है, पढ़ना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनसे ये पूछा जाए कि ये उस मैंने 3 किताबें कोट की है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलने लगते हैं, मैंने इसी पर पीएचडी की है, किताबों का रेफरेंस। अंजना जी, मैं बता रहा हूं, एक बात बताइए, ये 1900 ये चुनाव की बात झूठ है आपकी। अरे इन्हीं को हड़काने लगे भाई, झूठ है। अरे भैया पंजाब का असर आ गया, उन्हीं को हड़काने लगे, चुप हो जाओ। झूठ है आपकी। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव कांग्रेस कार्य समिति ने किया था, ये झूठ है। अंजना जी, ये सुनिए, प्लान में ये था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री बनेगा और अध्यक्ष चुनने के लिए हुआ तो भाई प्रधानमंत्री बने। एक मिनट रुक जाओ भाई सुधांशु जी, देश की आजादी में आप क्या कर रहे थे? रुक जाओ भाई, रुक जाओ सुधांशु जी, देश की आजादी में आप लोग क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? सुनिए भाई, आप क्या कर रहे थे? ये 2013 अब बीच में मत बोलो। अच्छा, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, जिसके बाद सवाल लेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर, अरे सर ब्रेकिंग है, बता दूं तो आप ही न्यूज चला लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। ठीक, आइए आप ही न्यूज चला लीजिए। चुनावी रैली में ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बीजेपी ने बंगाल में कांग्रेस को पैसे दिए, ये ममता बनर्जी ने कहा है। वोट देने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को पैसे दिए। अभी तक तो आप डिफेंसिव उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, अब ममता जी ये कह रही हैं, क्या किया जाए? देखिए, बीजेपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं ममता जी को, अभी भी तो कह रहे हैं ना, बुआ जी आने वाली है इनके। आप क्या कर रहे हैं ममता जी को लेकर? देखिए, ममता जी ने जो भी कहा है, ममता जी एक बड़ी नेता है। सुनिए, ममता जी बड़ी नेता है, ममता जी का बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं। पैसे ले लिया आपने बीजेपी से? वो उनकी जो भी राजनीतिक अपनी सोच हो, उनके जो भी सोर्स हो, वो स्पष्ट करेंगी। ऐसा होगा तो ये कोई मानेगा, ये कोई समझ सकता है कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे से पैसा देती है? सरेआम झूठ है। जब देश में असहयोग आंदोलन हो रहा था, ये लोग तब भी साथ नहीं थे, तब भी इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसका साथ नहीं देना है। ये वही लोग हैं जो देश की आजादी के टाइम पे भी साथ नहीं थे, जब देश के क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जेलों के अंदर जा रहे थे, ये तब भी साथ नहीं थे, तब भी 2 नेशन थ्योरी की बात करते थे, 2 नेशन थ्योरी की बात करने की बात करते थे, देश को बांटने की बात करते थे। हमें चाहिए वो वाले लोग हैं, और उसके बाद में इनको लगता सबको 2014 के बाद में आ गया। झूठ बोल के व्हाट्सएप पे बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। पहले पूछा उनके सवाल में नहीं लूंगी। नहीं, आप सब हैं पहले वाले। अभी इस पे बैठ के बात करेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। जिनका सवाल पहले हुआ है मैं नहीं लूंगी। कॉफी पे बैठ जाएंगे, वहां बता दीजिएगा हमें। सर मेरा सवाल, बच्चों को सवाल पूछने दीजिए। 4 दिन की आम आदमी पार्टी से है। आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में आए थे, अभी सारे आरोप भ्रष्टाचार के लिए आप ही पे लग रहे हैं। स्वाति मालीवाल जैसी महान जो लेडीज हैं, जो दिल्ली के लिए काम करती हैं, देश के लिए काम करती हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो कैसे वोट दें हम? आप अपना नाम बताइए। प्रज्ञा मिश्रा। क्या कर रही हैं? मैम जर्नलिज्म पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। देखो, जो हीरो होगा ना, 2.5 घंटे 2.25 घंटे उसके पीछे पड़ा जाता है। हमने सिर्फ इतनी गलती करी थी, हमने कहा था हम भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। इन्होंने हर रोज यही काम करा है कि हमको अपना जैसा बना के दिखाए कि हम भी इनके जैसे भ्रष्टाचारी हैं। हम इनके जैसे नहीं है। तकरीबन 250 केस कर रखे इन्होंने हमारे विधायकों पे, जिसमें से 250 से ऊपर केसों में बरी हो चुके हैं। ये झूठे केस करते हैं, पुलिस इनकी है, फटाफट आई हो जाता है, दिखा देता है, पता नहीं क्या करा हुआ है, केस जाता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हर बार बरी हो जाते हैं। इस बार भी यही होना, आप देख लीजिए। स्वाति मालीवाल पर आपने जवाब नहीं दिया। विभव कुमार को आज जमानत नहीं दी है कोर्ट ने। ठीक है,
अपना कोर्ट काम कर रहा है ना, वकीलों ने देखो पुलिस ने कितनी जल्दी दिखाई। आज कोई महिला रोड पे ये बात कह दे क्या ना इनकी पुलिस दिखाई जल्दी है जल्दी। क्या? इनकी नहीं दिखाई है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ सबके लिए दिखाई है, इन बहन बेटियों के लिए नहीं दिखाएंगे। क्या लेकिन क्या दिखाया। भ्रष्टाचार बताइए कितना परिवारवाद इस बार इशू बना है ग्राउंड जीरो पर? आपको क्या समझ में आ रहा है संजय जी? 3-4 जो बड़ी बड़ी बातें आई, और लॉ एंड ऑर्डर यूपी में, जैसा आपने पहले भी कहा था, विधानसभा में इनके लिए सबसे पॉजिटिव चीज बना। क्या इस बार वो इशू बनेगा पूर्वांचल में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर यूपी के चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा था, और मुझे लगता था कि इसी मुद्दे पर बीजेपी के समर्थन में लोग बढ़ चढ़कर वोट करेंगे, और जैसा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा इस वक्त नहीं है। इस वक्त लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब आप लोगों से बात करें तो ये उनके जहन में है। जब वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अलग अलग पार्टियों की जब वो तुलना करते हैं, जब दिमाग में एक मतलब काल्पनिक तौर पर सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि बीजेपी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए तो। फैक्चुअल चीजें उनके पास परसेप्शन का मामला है, तो लॉ एंड ऑर्डर एक दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। आप राम मंदिर की बात करें, मुझे लगता था पहले दौर के चुनाव के समय, मुझे लगता था राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, कम से कम यूपी के चुनाव में, और उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पे मुझे लगता था राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कहीं भी उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों को तो छोड़ दें, यूपी में भी इसकी आहट भी नहीं सुनाई पड़ी, गूंज तो दूर की बात है। जी, मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से कि मोदी जी हमें फ्री में राशन तो देते हैं, लेकिन उन राशन को उगाने वाले किसानों को पिछले 10 सालों में उनकी आय दुगुनी नहीं की गई है, और दूसरा एमएसपी को लागू नहीं किया जा रहा है। और दूसरा सवाल मेरा आप सभी लोगों से है कि चुनावी फायदे के लिए देश में बंटवारे की राजनीति को क्यों हवा दी जा रही है? समाज में डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या कौन आपकी नजर में क्या है बंटवारे की राजनीति? लाइक हिंदू मुस्लिम। सुधांशु जी, मैं पहली बात बता दूं, तुमने बेटा एमएसपी की वो देखी है कि क्या रेट थी 2014 में? गेहूं और चावल की 1400 रुपए के आसपास थी, आज 2800 रुपए के आसपास है। एमएसपी पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। और एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात है तो अगर गैर कानूनी घोषित करना है तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट किसी भी राज्य में घोषित कर दें। केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां पर एमएसपी की गारंटी नहीं है। एमएसपी की गारंटी बनाना किसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप इससे समझिए कि आप एक मोबाइल लेते हैं, मान लीजिए 25,000 रुपए का है, अब ये हो जाए 25,000 से कम पे नहीं बिक सकता। तो अगर मान लीजिए उसकी पन्नी फटी हुई हो तो आदमी कहता भाई 25,000 नहीं दूंगा, मैं 20,000 में ले लूंगा, वो ले लेगा। अगर हो कि 25,000 से नीचे गैर कानूनी है तो जिसकी मोबाइल की हल्की सी पन्नी गई वो तो बेचारा बर्बाद हो गया, क्योंकि ये फसल जो होती है इसमें क्वालिटी के साथ तय होगा ना। अगर हल्की सी नमी आ गई तो कहेगा अब तो मुझे खरीदना नहीं है, तो कूड़ा हो गया तो फिर वो नंबर 2 में खरीदा जाएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अपने अपने राज्य में लागू कर दो ना, कौन रोक रहा है? कानूनी लागू कर दो अपने अपने राज्य में, हिमाचल में कर दो, कर्नाटक में कर दो, पंजाब में कर दो ना, तुम्हारी सरकार है, मगर नहीं करना है, हल्ला मचाना है इनको। एक मिनट, डर, हिंदू मुसलमान और डर की बात, हिंदू मुसलमान, सुनिए, मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। वोट जिहाद हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। मुसलमानों को आरक्षण चाहिए पूरा का पूरा तब। और डर की मैं बात कहना चाहता हूं, ये बताइए इनकी सरकार के समय में डर नहीं लगता था? जब दिल्ली में धमाके, चेन्नई में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, नागपुर में धमाके, हैदराबाद, पटना, लखनऊ, वाराणसी धमाके, धमाके, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं, अब वो नहीं दिखाई पड़ता, तब डर लगने लगा। और उस समय डर नहीं लगता था। अब जिनको डरना चाहिए उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना, तब कहते थे यूपी में कि लड़कों से गलती हो जाया करती थी सपा वाले, मोदी जी ने कहा सपा के लड़के गलती करके दिखाएं। प्रतीक्षा में मेरा सवाल कांग्रेस से है। हाल ही कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बिहार के कार्यक्रम में भारत देश के जो अग्निवीर के जो सेनाएं हैं उन पे उन्होंने कहा था कि ये मजदूर के रूप में यहाँ पे भारत देश में कार्य कर रहे हैं, तो इनमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अग्निवीर पर स्पष्ट हमारा दृष्टिकोण है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कहा है कि लाखों युवा जो सेना में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होकर के अपना जान न्यौछावर देश पे करना चाहते हैं राष्ट्रभक्ति के नाम पे, उनको इन्होंने मजदूर बनाने का काम सच्चाई में किया है। हमारी सरकार आते ही अग्निवीर योजना खत्म करेंगे और लगभग 2.5 लाख लोग सिलेक्टेड होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उन सबको ज्वाइन कराएंगे, सेना को सेना की तरह सशक्त बनाएंगे और राष्ट्र की सुरक्षा में आंख जो लाल दिखाने की बात मोदी जी करते थे वो तो नहीं दिखा पाए, लेकिन हमारी सेना जिस तरह से लड़ रही है देश की सुरक्षा में, रक्षा में, उसको उतना ही मजबूत करेंगे ताकि वो चाइना में घुस करके और चीनियों को। अब मुझे 4-5 सवाल बोलना चाहूंगा, एक लाइन।
इनके मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसका सम्मान करो, और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत का परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। अरे हमने परमाणु बम हमने बनाया था, शायद आपको नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से आप लड़ना तो बंद करें। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है कि आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता, जन नेता जिनको आप बताते हैं बड़े बड़े मंचों पर, अमेठी से तो वो चुनाव लड़ने गए नहीं स्मृति ईरानी से, वायनाड से पर्चा भरते, रायबरेली से पर्चा भरते, उनको एक सीट से कभी पर्चा भी भरना होता है क्या? ये बताएं आप। वाराणसी से जैसे नरेंद्र मोदी एक जगह से पर्चा भरते, वो भी एक जगह से पर्चा भर के लड़े। बहुत अच्छा प्रश्न किया है बाबू आपने। वायनाड से भी वो जीत रहे हैं, रायबरेली से भी जीत रहे हैं, और अमेठी से भी हम जीत रहे हैं। आने वाले 4 जून को उसका रिजल्ट दिखेगा, जनता जवाब देने जा रही है सब जगह से। राहुल गांधी जी जो आपने कहा हमारे जन नायक हैं, युवाओं के नायक हैं, श्रमिकों के नायक हैं, महिलाओं के लिए वो काम करने वाले, आवाज उठाने वाले हैं, और भागीदारी न्याय की बात तो कर रहे हैं जिसमें सबकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, युवाओं के लिए अभी जो लोन लिया है उनको लोन माफी की बात हमने की है। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सर मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि अक्सर जब भी इलेक्शन आता है तभी ये जात पात के मुद्दे क्यों आ जाते हैं, या हिंदू मुसलमान के मुद्दे? ये भाजपा तो सदैव करती रहती है, भाजपा तो सदैव करती रहती है जात पात और हिंदू मुस्लिम। मैं निष्पक्षता की गुलामी तब से शुरू कर दी थी करना जब से मैं पत्रकारिता के रथ पर सवार हुई। मेरा सवाल निष्पक्ष है, और सुधांशु त्रिवेदी जी से मेरा सवाल है कि पटना में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी चोर है, घुसपैठी है, गरीबों का हक मार लिया है, भले वो हेलीकॉप्टर से घूम ले लेकिन वो जेल जाएंगे 4 जून के बाद, जिस पर कि पलटवार जवाब आया। सवाल क्या है आपका, जल्दी बोलिए। उन्होंने कहा कि बिहार पे वो हाथ लगाकर देखे, तो आपको क्या लगता है कि आप बिहार के? देखिए यही तो समस्या है। बिहार की जो गति उनके शासनकाल में हुई, बिहार की जो छवि उनके शासनकाल में खराब हुई, स्थिति ये थी कि नौकरी लेने के लिए जमीनें ले ली। बिहार के जिन गरीब बच्चों के पास पैसा नहीं था उनकी जमीनें ले ली, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और वैसे मैं एक और बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, पहले उन्होंने कहा चुनाव में 10 लाख नौकरी देंगे, फिर जब सरकार बदली कहा 20 लाख नौकरी देंगे, अब की कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे भैया 11-12 करोड़ की कुल आबादी, उसमें कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। सत्यप्रकाश जी जल्दी से माइक उठाइए, कंक्लूडिंग रिमार्क। 8 सीट पे क्या आएंगे, कितने आएंगे? 8 सीट सब कह रहे हैं जेडीयू ज्यादा फिसलेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखिए जहानाबाद में हम जीत रहे हैं, नालंदा है। चुनाव के बाद भी साथ रहिएगा? बिल्कुल साथ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कितने दिन रहेंगे साथ? 18 महीने। अरे यार आपको मिर्ची लग जाती है, आप रहिएगा कि नहीं पता नहीं। चुनाव की बात किया आपने, 272 का आंकड़ा हम छठे चरण के साथ पार किए हैं। कांग्रेस या गठबंधन? इंडिया गठबंधन। और संजय जी आप क्यों मुस्कुराने लगे? 340 के आसपास इंडिया गठबंधन 4 तारीख को जून को 40 सीट नहीं आएगा कांग्रेस को। मोदी जी जो अपने जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता का ये मजाक उड़ाना है, ये कहना कि हम 400 ले आएंगे, 500 ले आएंगे। देश की जनता को तय कर लेना चाहिए 4 तारीख को आ जाएगा जो। क्यों मुस्कुरा रहे थे? 2 लाइन में क्यों मुस्कुरा रहे थे? नहीं मैं तो दावों, जो सीटों के जो दावे हैं उसको जोड़ रहा था, और मैं सोच रहा था कि क्या हमारी लोकसभा 1000 सीटों की है क्या? किसी का 400 का दावा, किसी का 300 का दावा। किसी के साथ हल्ला बोल में विजय चौक से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।